हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे। सभी बच्चों को ग्रामर की क्लास बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास हम लोगों की इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 6 है। इन सारे क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बहुत अच्छा रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। और जिन विद्यार्थियों को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उस डाउट को हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, एनिमल्स विच सकल देयर यंग। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे एनिमल्स की बात बताएं जो अपने यंग वन को सकल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, आप ऑप्शन को पढ़ने का प्रयास करें, ऑप्शन को पढ़ें। फर्स्ट ऑप्शन हम सभी का है हर्बीवरस, हर्बीवरस। सेकंड है कार्निवोरस, थर्ड है ऑमनीवरस और फोर्थ है मैमल्स। तो विद्यार्थियों बताएं, क्वेश्चन में कह रहा है सकल बताएं। सकल मीन्स क्या होता है? दूध पिलाना। मीन्स ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को, या ऐसे प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनपान कराते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? यस, यू आर राइट। ऐसे एनिमल्स को या ऐसे प्राणियों को स्तनधारी, स्तनपायी कहा जाता है, जिनको इंग्लिश में मैमल्स कहा जाता है। साइंटिफिक वर्ड है, ध्यान रखिएगा। हर्बीवरस मीन्स होता है शाकाहारी, यानी कि जो शाक खाते हैं, ऐसे प्राणियों को शाकाहारी यानी हर्बीवरस। हर्बल से बना है, आपको रिलेट कर सकते हैं। कार्निवरस, कार्निवरस मीन्स होता है मांस भक्षी। ओके, इट मीन्स मांसाहारी पशु, ठीक है। मांस भक्षी, मांसाहारी पशु पक्षी, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ऑमनीवरस मीन्स होता है सर्वाहारी, यानी कि अ क्रिएचर, अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड ऑमनीवरस, यानी कि सर्वाहारी। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आप जान पा रहे होंगे मैमल्स ही सही क्यों है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 एक्सटेम्पोर, ऑप्शन 2 मेडन स्पीच, ऑप्शन 3 प्रोफेसी, ऑप्शन 4 फैटलिस्ट। फटाफट बताएं विच आंसर। एक्सटेम्पोर मीन्स होता है बिना तैयारी का भाषण, और अपने क्वेश्चन में यही पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, विदाउट एनी प्रिपरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। मेडन स्पीच मीन्स होता है फर्स्ट स्पीच, ठीक है। फर्स्ट स्पीच, आप इसको नोट डाउन करें। मेडन स्पीच मीन्स फर्स्ट स्पीच। और प्रोफेसी की बात करें तो प्रोफेसी मीन्स होता है भविष्यवाणी, ठीक है। प्रोफेसी मीन्स होता है भविष्यवाणी, ठीक है, करना, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका, और फैटलिस्ट की बात करें तो फैटलिस्ट मीन्स हम सभी जानते हैं, फैटलिस्ट मीन्स अ हु बिलीव्स फेट और ऑन फेट और लक, यानी कि भाग्यवादी। भाग्यवादी मीन्स होता है फैटलिस्ट, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, बिना तैयारी का भाषण एक्सटेम्पोर कहलाता है, फर्स्ट स्पीच मेडन स्पीच कहलाती है, भविष्यवाणी प्रोफेसी कहलाती है, भाग्यवादी फैटलिस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। कौन सा इसमें वर्ड, कौन सा स्पेलिंग यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है? फटाफट आंसर करें। कैरेक्टर, कमेटी, सरप्राइज, टेम्परेरी, विच ऑप्शन इज राइट आंसर? बताएं। कैरेक्टर की स्पेलिंग सही है, मिलान करें। कैरेक्टर, कैरेक्टर की स्पेलिंग होती है CHARACTER, यहाँ ओ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्पेलिंग गलत है, नोट करें। CHARACTER इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलें, कमेटी,
COMMITTE कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग होती है। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन में स्पेलिंग सही लिखा है। सी ऑप्शन की बात करें सरप्राइज, तो सरप्राइज की करेक्ट स्पेलिंग होती है SURPRISE सरप्राइज, और यहाँ पर ZE लिखा हुआ है। इट इज़ एन इनकरेक्ट स्पेलिंग। फोर्थ की बात करें टेम्परेरी, कौन सा ऑप्शन इसमें टेम्परेरी की करेक्ट स्पेलिंग TEMPORARY। आप भी नोट करें विद्यार्थियों, टेम्परेरी TEMPOR होता है टेम्परेरी, ना कि PRARY। तो बाकी स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन बी में कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम सभी को चूज द अल्टरनेटिव विथ बेस्ट, चूज द अल्टरनेटिव विथ बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ आइडियम एंड फ्रेजेस। सेंटेंस है योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन एडेड फ्यूल टू द फायर। एडेड फ्यूल टू द फायर मीन्स क्या होता है? एडेड फ्यूल टू द फायर मीन्स होता है आग में घी डालना। इट मीन्स हम सभी कह सकते हैं बात को बढ़ाना, मैटर को प्रोवोक करना। अगर आप सभी फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ें तो फर्स्ट ऑप्शन में गॉट अदर्स एंग्री मीन्स दूसरे का गुस्सा प्राप्त करना या गुस्सा दिलवाना। यहाँ पर कैजुएटिव वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। सेकेंड ऑप्शन में है वर्सन्ड मैटर मीन्स बात को बिगाड़ना। वेरी क्लियर वर्क मीन्स बहुत ही स्पष्ट रूप से काम करना। और डी है विदाउट एनी सीक्रेट यानी बिना किसी रहस्य के कोई काम करना। सेंटेंस है योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन यानी तुम्हारी टिप्पणी डिस्कशन के दौरान कैसी हुई? बात को बढ़ाने का काम किया यानी कि मैटर को बिगाड़ने का काम किया। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। वर्ड्स मैटर मीन्स बात को बिगाड़ देना। गॉट अदर्स एंग्री नहीं होगा, वेरी क्लियर भी नहीं होगा, विदाउट एनी सीक्रेट भी नहीं होगा। नोट डाउन करते चलें। एडेड फ्यूल टू द फायर मीन्स होता है वर्सेंड मैटर्स या टू प्रोवोक द मैटर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखेंगे चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेजेस। यहाँ भी आइडियम एंड फ्रेजेस की मीनिंग बतानी है। टूथ एंड नेल मीन्स क्या होता है? दांत और नाखून की लड़ाई। इसको क्या कहते हैं? कांटे की टक्कर यानी कि कहते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। द सोल्जर्स पार्ट टूथ एंड नेल टू सेव देयर कंट्री यानी कि पूरा प्रयास करना, जबरदस्त प्रयास करना यानी टू दाल तो मैं पात। पहला ऑप्शन यूजिंग अनफेयर मीन्स यानी कि गलत अनफेयर संसाधन का यूज़ करना। सेकेंड ऑप्शन विथ स्ट्रेंथ एंड फरी मीन्स होता है पूरी शक्ति के साथ लड़ना यानी वायलेंटली या फुल पावर। ठीक है, विथ फुल पावर पूरी शक्ति से लड़ना। तो अब आपको बी ऑप्शन में ही मिल गया। सी में देखिए विथ वेपन्स मीन हथियार से लड़ना। डी कह रहा है जितना वो कर पाए उतना उन्होंने किया, उतना बेहतर किया। ऐसे नहीं, यहाँ पर देखिए टूथ एंड नेल का मीन्स होता है ज़बरदस्त टक्कर देना। ठीक है, पूरी शक्ति से लड़ाई करना। तो ऑप्शन नंबर बी ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे ही इजंट द फास्टेस्ट एशलेस बॉलर इन द इंडियन टीम। बीशलेस इजंट ही। तो विद्यार्थियों एक वर्ड होता है क्वेश्चन टैग। ठीक है, जिसमें आपको कुछ रूल होते हैं, बेसिक है बहुत ज़्यादा। दो प्रकार के होते हैं, ये आपका स्टेटमेंट कहलाता है और ये आपका
क्वेश्चन टैग कहलाता है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा वो टैग के रूप में रहेगा, इसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। इसकी खासियत ये होती है, रूल है इसका, कि यदि स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव में है तो जो टैग होगा वो निगेटिव में होगा, ठीक है। यदि आपका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव में होगा, इसको ध्यान रखें। यदि स्टेटमेंट निगेटिव में है तो जो टैग होगा वो टैग आपका पॉजिटिव में होगा। और दूसरी बात, टेंस का विशेष ध्यान दें, टेंस का ध्यान दें। जो टेंस होता है, जिस टेंस में आप जाएंगे उस ही टेंस को फॉलो किया जाता है, टेंस नहीं चेंज किया जाता। यदि अगर इज एम आर है तो इज एम आर, वाज वर है तो वाज वर, हैज़ हैव है तो हैज़ हैव, हैड है तो हैड, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख पा रहे हैं किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए क्या गलती है, ही इज़ंट द फास्टेस्ट। तो अब यहाँ पर आप क्वेश्चन टैग में इज़ंट का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ यूज़ करेंगे इज़ ही, ठीक है, इस तरीके से यूज़ करेंगे इज़ ही। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर इज़ नॉट ही लिखना है तो आप इसको इज़ नॉट ही को इज़ कर दें, फिर आप इस तरह से नॉट करें फिर ही करें, नहीं, एब्रीविएशन फॉर्म यूज़ करना पड़ता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई से, ओके। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टैग में इसी तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 6 में सी पार्ट में एरर है, आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, सी पार्ट में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अनलेस यू ए स्लैश विल स्टडी हार्ड बी स्लैश यू कैन नॉट पास सी स्लैश नो एरर डी। फटाफट आंसर करें। अनलेस यू ए स्लैश विल स्टडी, आप देख पा रहे हैं कौन से पार्ट में एरर है, अनलेस वाला क्लॉज या अनटिल वाला क्लॉज। अनलेस और अनटिल वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में रहता है, विल में नहीं रहता, ध्यान रखें विद्यार्थियों, विल में नहीं रहता। तथा नॉट का प्रयोग, नो का प्रयोग और नेवर का प्रयोग इसमें नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपको पहले ही मिल गया और ये कंडीशन को फॉलो करता है। इट मीन्स, यहाँ पर आप देखेंगे कंडीशन का मीन्स जब भी अनलेस का प्रयोग होगा तो अनलेस का प्रयोग कंडीशन के लिए किया जाता है, ठीक है, अनलेस का प्रयोग कंडीशन के लिए। और सेंटेंस में अनटिल दिया हुआ है तो अनटिल का प्रयोग हमेशा टाइम के लिए किया जाता है। बाद वाले पार्ट में जो अनटिल और अनलेस के बाद वाला पार्ट रहता है वहाँ पर नॉट का यूज़ किया जा सकता है। बहुत से विद्यार्थी कैन नॉट को देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट आप इसको समझ लें। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि अनटिल वाले क्लॉज में, अनलेस वाले क्लॉज में बाद में यूज़ हो सकता है, बट पहले यानी अनटिल वाले, अनलेस वाले क्लॉज में कैन नॉट का या कह सकते हैं नॉट का यूज़ नहीं हो सकता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे ही एट, ए है, नथिंग सिंस बी पार्ट है, यस्टरडे सी पार्ट है, नो एरर डी पार्ट है। किस पार्ट में एरर है बताएं। ही एट नथिंग सिंस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिंस दिया हुआ है ना। जब सिंस दिया हुआ है तो आपको सीधे प्रेजेंट परफेक्ट के फार्मूला को याद करना है। यहाँ यस्टरडे को ध्यान मत दें, सिंस लगा हुआ है, सिंस के पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, ध्यान रखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ही एट लिखा हुआ है, नथिंग सिंस, यस्टरडे, यस्टरडे को ध्यान नहीं देंगे, सिंस यस्टरडे एक साथ लेकर के चलें। कल फिक्स टाइम दे रहा है ना कि कल से, सिंस का मीन्स होता है प्रीपोजिशन की तरह तो से होता है, कंजक्शन की तरह चूँकि मीनिंग लेके चलता है, ठीक है। चूँकि मैं बीमार था इसलिए नहीं आ पाया, इस तरीके से।
तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। सिंस यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। आप बताएं। यस यू आर राइट। किस पार्ट में एरर है? ही हैज़ ईटन हो जाएगा। ठीक है, ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, यानी कल से उसने कुछ नहीं खाया। सिंस को ध्यान में रखते हुए ही हैज़ ईटन आप चेंज कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे। शी बेगिंस हर डे विथ अ कप ऑफ कॉफ़ी। एक्टिव टू पैसिव, बताएं कौन सा इसमें करेक्ट होगा? एक्टिव टू पैसिव। इसको सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव में। यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑप्शन, हर डे इज बीइंग बिगन विथ अ कप ऑफ कॉफी। सेकेंड ऑप्शन, हर डे इज बिगन with a cup of coffee। से थर्ड ऑप्शन, a cup of coffee is beginning। ध्यान रखें, a cup of coffee is beginning। a cup of coffee is, आप देख पा रहे होंगे beginning बता रहा है तीसरे में, और चौथे में a cup of coffee has begun her day। बहुत से बच्चों को यहाँ पर बाई ढूंढने को नहीं मिल रहा होगा, लग रहा होगा बाई कहाँ चला गया। तो आप ध्यान रखिएगा, बाई का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जिसमें बाई का प्रयोग नहीं किया जाता। अब बिना बाई के कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखें। पहले आप सेंटेंस को पहचाने। शी, तो शी बेगिंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर में ही तो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शी बेगिंस है हर डे। शी सब्जेक्ट हो गई, बेगिंस आपका वर्ब हो गया और हर डे ऑब्जेक्ट हो गया। तो बाई हर लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसा ऑप्शन मिलेगा वैसे हम सभी को भी माइंड मेकअप कर लेना होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा ऑप्शन सही है। ये चलिए क्लियर हो गया, बताएं। फर्स्ट ऑप्शन इज बीइंग, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। यदि इज एम आर सेंटेंस में ही दिया होता तब आप यहाँ पर इसको करेक्ट करते, बट यहाँ दिया ही नहीं है तो आप इसको करेक्ट नहीं करेंगे। सेकेंड ऑप्शन पर पहुँचे। बिगन दिया है इज के साथ, अब हर डे सिंगुलर है, इसके साथ बिगन दिया हुआ है, तो क्या ये सही है? बताएं, फटाफट बताएं। यस यू आर राइट। कैसे सही है इसको आप ध्यान रखें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हर डे इज बिगन, बाई हर नहीं मिला है, और ये जो विथ अ कप ऑफ कॉफ़ी है ये अदर वर्ड है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। अदर वर्ड को जो है वैसे का वैसे उतार देते हैं, इसे नहीं चेंज करते। तो बाकी दूसरे के अतिरिक्त तीसरे चौथे में अगर आप देखें सी डे में, तो अ कप ऑफ कॉफ़ी को कैसे ला सकते हैं? ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, विथ के साथ यूज़ हुआ है इंस्ट्रूमेंट के रूप में, यहाँ पर ये अदर वर्ड में लिया जाएगा। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग फ्रेज की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपका सी डी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंफर्म हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आप देखें, द स्टूडेंट हैज़ अ लर्नड द आंसर बाई हर्ट। एक्टिव टू पैसिव यहाँ भी बताना है। यहाँ बहुत से बच्चे बाई देख करके सोच रहे होंगे कि यहाँ तो दिया गया सेंटेंस पैसिव है, एक्टिव कैसे मैम बोल रही हैं। यस, आपका सोचना जायज़ है, बट आप एक रूल ध्यान दें। बाई का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के साथ किया जाए, नाउन या प्रोनाउन के साथ, तो यहाँ पे आप इसका मीनिंग निकालते हैं द्वारा। बट जब इसका प्रयोग इस तरीके से ना किया जाए नाउन प्रोनाउन के साथ, तो इसका मीन्स से भी तो निकलता है। 2 बजे से 3 बजे से तक की बात हो जाती है, शाम तक, यानी बाय इवनिंग, बाय टुमारो, इस तरीके से। यहाँ पर हर्ट यानी कि दिल से, मन से। ठीक है, पूरे मन से, पूरी इच्छा से, पूरे दिल से आंसर उसने याद किया। ठीक है, द स्टूडेंट हैज़ लर्नड,
यहाँ पर आप ध्यान रखें। तो क्या करेक्ट होगा यहाँ पर, इसको आप जो है ध्यान रखें, दिल से की बात हो रही है तो इस बाई से कंफ्यूज ना हो, ये सेंटेंस एक्टिव पैसिव वाला ही है और एक्टिव में दिया हुआ है। द स्टूडेंट सब्जेक्ट हैज़ हेल्पिंग वर्ब, इसको आप मिटा दें। लर्नट वर्ब का थर्ड फॉर्म, द आंसर ऑब्जेक्ट है और बाई हर्ट अदर वर्ड है, ठीक है। अब आप सेंटेंस में, अब द आंसर को जब आप इस तरीके से क्रॉस करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, वर्ब दो भागों में बढ़ जाता है तो द आंसर पहले आएगा। द आंसर चूंकि सिंगुलर है तो आप इसके साथ वॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है, इज़ का यूज़ करेंगे और हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंगुलर है। लेकिन टेंस के अनुसार भी तो काम करेंगे। टेंस में हैज़ दिया हुआ है, हैज़ किस में चेंज होता है बच्चों, हैज़ बीन में चला जाता है, हैज़ हैव बीन में चला जाता है। अगर आपको यही फार्मूला याद रहे तो आप फटाफट आंसर कर लेंगे, इतना आपको रूल रेगुलेशन लगाना ही नहीं पड़ेगा और एग्ज़ाम में समय बचाना ही होशियारी होती है। अदरवाइज़ आते हुए क्वेश्चन भी टाइम टेकिंग अगर हो जाए तो आपका आना न के बराबर हो जाता है, क्योंकि रेस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी का भी ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज, ही सेड, he exclaimed that it was a terrible storm, he exclaimed that it has been a terrible storm, he exclaimed that it will be a terrible storm, he exclaimed that it is a terrible storm। बताएं कौन सा सही होगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म, ये सही होगा या बी सही होगा या सी या डी, बताएं फटाफट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट में क्या रूल होते हैं बताएं। यस, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया होता है उस सेंटेंस को पहले तो आप इस तरीके से यूज़ करते हैं ना, इट इज़ का यूज़ करते हैं, तो इट इज़ अ वेरी टेरिबल या व्हाट या हाउ को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं ना, वेरी या ग्रेट टेरिबल, ठीक है। स्टार्म आप इसको करेंगे वेरी या ग्रेट टेरिबल। तो जब आप इज़ मान लिए हैं तो आप सीधे कहाँ जाएंगे, इज़ मानने के बाद आप सीधे वाज पे कन्वर्ट करेंगे, कंजक्शन दैट लगा होगा तो इज़ वाज में जाएगा, व्हाट वगैरह हटा दिया जाता है। ही एक्सक्लेम्ड दैट, ये तो सब में लगा हुआ है। इट के बाद अब हेल्पिंग वर्ब की ही खासियत है इस क्वेश्चन में, बताएं कौन सा। यस, ऑप्शन ए में ही वॉज मिल गया, ऑप्शन बी में हैज़ बीन, ऑप्शन सी में विल बी, ऑप्शन डी में इज़ ही है, टेंस नहीं चेंज हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखें, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेम सेंटेंस, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बताएं। यहाँ पर हैज़ है, ही सेड व्हाट अ लवली वॉइस शी हैज़, क्या होगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट शी हैड अ वेरी लवली वॉइस, ही एक्सक्लेम्ड दैट शी हैज़ अ वेरी लवली वॉइस, शी एक्सप्लेन्ड दैट। तो यहाँ पर ही जब सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो शी ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों आप जानते हैं जो भी चेंजेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन चेंज नहीं किया जाता है। तो शी एक्सप्लेन्स, अब यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन को ईडी नहीं लिखा और तीसरे वाले में शी एक्सप्लेन्ड लिखा, पहली भूल उसने ही को शी बना दिया। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पर गड़बड़ हुई है कि शी डज़ नॉट कर दिया है उसने, अब हैज़ को वापस डज़ में नहीं चेंज किया जा सकता। एलिमिनेशन की स्टाइल आपके समय को बड़े आसानी से बचा सकती है और आप बाकी क्वेश्चन को, जैसे पैसेज हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं तो बचा के समय आप वहाँ दे सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में ही देखिए,
हैज़ को उसने हैड कर दिया, और विद्यार्थी आप सभी जानते हैं कि हैज़, हैव, हैड में चेंज होता है। नरेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बी की बात करें तो टेंस चेंज नहीं किया है, इसलिए बी भी गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का ए ही करेक्ट आंसर होगा। आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप यहाँ देखें, यह भी इनडायरेक्ट स्पीच में है। शी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आप अपना स्कोर नहीं बताते हैं, स्कोर बताते रहें। 20 में आपने कितना गेन किया, कितना आपको और सीखना है, हमें भी तो पता चले हमारे विद्यार्थी कितना पढ़ रहे हैं। शी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट। क्या होगा करेक्शन? यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट ऑप्शन, शी अपोलोजाइज्ड फॉर, आई डिड नॉट राइट, शी अपोलोजाइज्ड, शी इज सॉरी, शी डिड नॉट राइट, शी अपोलोजाइज्ड एंड एडेड दैट। आप ध्यान करें, कंजक्शन आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ देखिएगा, आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट, ये वाला प्रेजेंट में है, ये वाला पास्ट में है। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो मैंने नहीं लिखा। तो जब प्रेजेंट पास्ट में, तो सॉरी वर्ड को अपोलोजाइज में चेंज किया है। आप भी वैसे मुड़ जाएं, सॉरी को अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। अब कंजक्शन भी तो लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप कंजक्शन को ही पकड़ें तो आप देख पा रहे होंगे ए ऑप्शन में नो कंजक्शन ऑफ यूज़, सेकंड में भी कंजक्शन का यूज़ नहीं हुआ है, डी में भी कंजक्शन का यूज़ नहीं हुआ है। तो बचा आपका सी में कंजक्शन का यूज़ हुआ है। ये जो एंड एडेड वर्ड आ रहा है उससे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। कहने की स्टाइल होती है ना, और उसने ऐड किया, और उसने कहा, ठीक है। क्या कहा कि उसको सॉरी फील कर रही थी, वह नहीं लिख पाई, ठीक है। तो डिड हमेशा हैड में चेंज होता, उसने किया। इज, एम, आर, वॉज वर में चेंज होता, वो भी किया। आई शी के अनुसार चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। एस ओ एन का रूल आप जानते ही हैं, 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये सारे बेसिक से पॉइंट हैं जो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है। चूज द, बट एग्जाम में पूछा गया है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कन्फेस, कन्फेस मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा? कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना। इट मीन्स टू एक्सेप्ट, किसी चीज़ को स्वीकार करना। अपोजिट बताना है, अपोजिट मीन्स एंटोनिम होता है। और एंटोनिम को आप ध्यान रखेंगे अगर, तो एंटोनिम में आप देख पा रहे होंगे कन्फेस वर्ड की अपोजिट बतानी है। फर्स्ट बताएं, फर्स्ट ऑप्शन है फ्री, फर्स्ट ऑप्शन है फ्री, सेकंड ऑप्शन है एनॉयड, थर्ड है डिनाई, और फोर्थ है स्टार्व। देखिए, फ्री मीन्स क्या होता है, स्वतंत्र, ठीक है। एनॉयड मीन्स होता है गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना या इरिटेट करना, नोट करते रहें। डिनाई मीन्स होता है इनकार करना, ठीक है। डिनाई मीन्स होता है इनकार करना। और कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना। तो इनकार करना का उल्टा स्वीकार करना हुआ, अपोजिट मिल गया। स्टार्व मीन्स होता है भूखों मरना, ठीक है, भूखों मरना। इसी से भूखमरी, स्टारवेशन एक शब्द है जो कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा वर्ड है, आ जाता है, ठीक है। भूखमरी वर्ड मीन्स होता है स्टारवेशन, ठीक ना। डिनाई ही इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको लर्न कर लें, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। रवि वॉज चार्ज्ड ऑफ मर्डर, रवि वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर, रवि वॉज चार्ज्ड अबाउट मर्डर, रवि वॉज चार्ज्ड फॉर मर्डर। बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाए? चार्ज्ड प्लस विथ, इसका मीन्स होता है आरोप लगाना, ठीक है, हत्या का आरोप लगाना। तो रवि के ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया, ठीक है, पैसिव वॉइस में बना है।
बी के बाद थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ भी नहीं लगेगा और अबाउट भी नहीं लगेगा, फॉर भी नहीं लगेगा, लगेगा विथ, चार्ज विथ मर्डर, ठीक ना। प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। इफ डैश अ डॉक्टर, इफ आई डैश अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। बताएं, आई एम होगा, वर होगा, हैड बीन होगा, वाज होगा, कौन सा करेक्ट बनाया जाए। याद रखिए, जब भी बाद वाले में उड आएगा और सब्जेक्ट के बाद इमेजिनेशन होगा, ठीक है, इमेजिनेशन होगा, ठीक, इमेजिनेशन। तो इफ़ वाले क्लास में किसी भी सब्जेक्ट के अनुसार हम के साथ हमेशा वर का यूज़ करेंगे। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है, वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं सोचेंगे ही के साथ तो वाज लिखते हैं, शी के साथ तो वाज लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सभी के साथ आपको वर का ही यूज़ करना पड़ेगा, 7 मतलब सारे सब्जेक्ट के साथ। तो यदि मैं तुम होता, यदि वह तुम होती, है ना, यदि वे तुम होते, तो यदि मैं डॉक्टर होता, यदि मैं चिड़िया होती तो आसमान में उड़ती ना हूँ ना उड़ पाऊँगी, ठीक है। तो ऐसा इमेजिनेशन हो तो उसको करते हैं। और भी ध्यान रखें, एज इफ़ हो, ठीक है, एज दो हो, इनके साथ भी किसी भी सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का यूज़ करते हैं। ये भी रूल है, नियम इसको भी नोट डाउन करके लर्न करें। जैसे आप कहते हैं ना, तुम तो ऐसे डांस करती हो जैसे, मानो कि, इस तरीके से आप कह दो ना गीता माँ, जैसे तुम तो ऐसे डांस करती हो जैसे गीता माँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एज इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो क्या हर कोई गीता माँ हो जाएगा? क्योंकि एक व्यक्ति उसकी पर्सनैलिटी को धारण नहीं कर सकता, उसकी कला को आप नकल कर सकते हैं या धारण कर सकते हैं, लेकिन वह रूप नहीं धारण कर सकते। ऐसे सेंटेंस में मैं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो आप क्या मोदी जी बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। यदि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी की पर्सनैलिटी तो नहीं ना आप ले लेंगे। ऐसे सेंटेंस में वर हमेशा यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये सेंटेंस भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, पैटर्न भले चेंज कर दे बट रूल वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ आया होगा, इतना बड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलिएगा। ही इज़ वीक डैश ही डज नॉट अ लॉट ऑफ वर्क, ही डज अ लॉट ऑफ वर्क। बताएं, वह कमज़ोर है और वह बहुत काम करता है। वह कमज़ोर है फिर भी वह बहुत काम करता है। वह कमज़ोर है इसलिए क्योंकि वह बहुत काम करता है, या वह कमज़ोर है इसलिए बहुत काम करता है। बताएं, यस, येट, बट, स्टिल, हाउएवर, ये सारे कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ होते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस में जब रिजल्ट शो होता है तब आप एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज़ करते हैं। पहला दूसरे को अपोज कर रहा होता है। वह कमज़ोर है, इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि कमज़ोर होने के बावजूद भी, यट का मतलब फिर भी, आप कहते नहीं हैं फिर भी, मैं फिर भी ऐसा करूँगा, मैं फिर भी वैसा करूँगी, येट का यूज़ करें, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर देखें ध्यान से। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। बताएं, करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करें। माई फ्रेंड केम एंड ऑल द वे फ्राम काठमांडू टू कॉन्ग्रेचुलेट मी। मीन्स क्या? मेरा मित्र काठमांडू से आया सभी रास्ते को तय करते हुए और मुझे क्या दिया? कॉन्ग्रेचुलेट किया। किस पर? मेरी सफलता पर, मेरी सफलता के ऊपर, या मेरी सफलता के लिए कौन सा करेंगे? लर्न करें, कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा जब सफलता की बात हो तो ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन माई सक्सेस, ऑन योर सक्सेस, ना कि फॉर योर सक्सेस। कोई भी विद्यार्थी पहले के लिए का मीनिंग निकाल के फॉर का यूज़ कर देगा यदि वह इस रूल से वाकिफ़ नहीं है। बट ऑन करेक्ट आंसर है, बाकी इनकरेक्ट है, ठीक है। मेरी सफलता पर, क्योंकि जब आपने गेन किया तब ना आपको सफलता प्राप्त हुई, उसके बाद आपको बधाई दी जा रही है, तो पर का मीनिंग आप ध्यान रखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 19।
टिक द करेक्ट सेंटेंस, नॉट गर्ल्स वॉज इंजर्ड, नाइदर नॉर गर्ल वॉज इंजर्ड, नाइदर गर्ल वॉज इंजर्ड, नन गर्ल्स वॉज इंजर्ड। कौन सा करेक्ट करें, नोट करें। सेंटेंस में नो हो, नन हो, नाइदर हो, आइदर हो, ईच हो, एवरी हो। तो इसके तुरंत बाद सिंगुलर आता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक। बट जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो भी सिंगुलर रहता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब तुरंत बात को ध्यान रखें, नॉट गर्ल्स वॉज इंजर्ड, ये देखिए गर्ल्स आया है, इसलिए ये आपका इनकरेक्ट हो गया। नाइदर के साथ नॉर इकट्ठे नहीं आता, दो क्लॉज के दो ये NEITHER नाइदर प्लस एक सब्जेक्ट प्लस नॉर दूसरा सब्जेक्ट लेकर के आएगा ना, इसलिए ये नहीं होगा। नाइदर नॉर एक साथ नहीं यूज़ होता, एक सब्जेक्ट के बाद दोबारा आगे बढ़ के यूज़ होता है। नाइदर गर्ल वॉज इंजर्ड, ये करेक्ट है, देखिए नन गर्ल्स आ गया है, ये इनकरेक्ट हो गया। तो आई होप आपने इस रूल को समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी ही रूल में। जब इन सभी के साथ जो भी आपने नोट किया ऑफ द लग जाए तो नाउन तुरंत देखिए प्लूरल हो जाएगा, नोट भी करते हैं। फिर भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं ना, ईच ऑफ द बॉयज ऑफ माई स्कूल इज, ना कि आर, ठीक है। बॉयज़ भले आपको देखने में लग रहा है कि हाँ इसके बगल में है तो बॉयज़ के बगल में सीधे आर आएगा, नहीं, नोट करें। नो, नन, एनी, वन, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये सब आप हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हर हाल में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 20, विच सेंटेंस इज करेक्ट, बताएं। टॉम इज एल्डर देन हिज फ्रेंड, माई ओल्डर ब्रदर इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, रवि इज ओल्डर देन माई फ्रेंड। बताएं, ध्यान रखें, एल्ड हो या ओल्ड हो, इनका कंपैरेटिव ओल्डर बनता है या एल्डर बनता है, और सुपरलेटिव एल्डेस्ट बनता है, ओल्डेस्ट बनता है। एल्डर का प्रयोग हमेशा ब्लड रिलेशन के लिए किया जाता है, एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग, और ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग ब्लड रिलेशन के लिए नहीं, परिचय में अगर कोई हो फैमिलियर तो किया जाता है। अब अपने सेंटेंस पर ध्यान दें। फर्स्ट सेंटेंस क्यों गलत है या क्यों सही है, इस पर पहुँचे। फर्स्ट सेंटेंस में अगर आप ध्यान दें तो देखिएगा एल्डर देन हिज फ्रेंड है। अब एल्डर देन कैसे होगा, यहाँ तो ओल्डर होना चाहिए था क्योंकि मित्र से कोई ब्लड रिलेशन है। सेकंड पे ध्यान दें, माई ओल्डर ब्रदर नहीं, माई एल्डर ब्रदर होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। थर्ड देखिए, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, बहुत से बच्चे करेंगे यस मैम यही करेक्ट कर दीजिए, बात ख़त्म। नहीं बच्चों, एल्डर के साथ आप हमेशा टू का यूज़ करेंगे, देन का नहीं, ठीक है। एल्डर टू करें आप, इसलिए यहाँ गलत हो गया। लास्ट पे पहुँचे, रवि इज़ ओल्डर देन हिज फ्रेंड, ये सही है, रवि का हिज फ्रेंड से परिचय है ना कि ब्लड रिलेशन। तो आई होप विद्यार्थियों आपको ये क्लासेज ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप बहुत अच्छे से कोरिलेट करके आंसर भी दे पा रहे होंगे। इसी तरह से नोट भी करते रहें, अंत तक क्लास में बने रहें, क्लास को शेयर करें ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों की हेल्प हो सके और आपकी भी हेल्प होती रहे। साथ साथ में नोट्स को बनाते रहें, रोज़ रोज़ रिवीज़न करते रहें, तभी सफलता मिलेगी। अदरवाइज़ कछुआ और खरगोश वाला हाल ना करें, धीरे धीरे ही लेकिन चलते रहिए। कांस्टेंट एंड कंटिन्यू लेबर, ठीक है, मेक अ सक्सेस। आई होप आपको बच्चों क्लासेस बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू, आपने इतना अच्छा टाइम दिया, थैंक यू सो मच।